नासा की हॉटलाइन लगातार बज रही है। कॉल सेंटर ऑपरेटर तनाव के कारण पसीने से तरबतर हैं। वह फोन का जवाब देने के लिए मुश्किल से ही समय निकाल पा रहे हैं और उन्हें मिलने वाले सारे मैसेजेस एक ही बात कह रहे हैं, चांद पर कुछ चमक रहा है। दरअसल उस रात सैकड़ों और हजारों शौकिया एस्ट्रोनॉमर चंद्रमा को देख रहे थे। फिर अचानक चंद्रमा पर एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी, मानो किसी ने सरफेस पर एक पावरफुल स्पॉटलाइट जला दी हो। साइंटिस्ट ने तुरंत इस घटना के बारे में तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पहले सोचा कि यह ऑब्जर्वर्स और चंद्रमा के बीच उड़ने वाले एरोप्लेन की चमक है, लेकिन तब इसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों के इतने सारे लोगों ने एक ही समय पर एक साथ नहीं देखा होता। अगला सस्पेक्ट स्टारलिंक सैटेलाइट थे। एक थ्योरी के हिसाब से उनमें से किसी एक ने शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स के साथ कोई चाल चली हो सकती है। उन्होंने छोटे सैटेलाइट के प्रकाश को चांद पर लाइट का फ्लैश समझ लिया होगा, लेकिन फिर अगर सैटेलाइट इस गड़बड़ी का जिम्मेदार होता तो यह चमक स्थिर नहीं होती बल्कि चलती हुई दिखाई देती। हालांकि कुछ साइंटिस्ट इस रहस्य का जवाब खोजना जारी रखते हैं, बाकी इस घटना की ज्यादा विस्तार से जांच करने का फैसला करते हैं। इसके लिए उन्होंने सेविल स्पेन के नॉर्थ में एक नया टेलीस्कोप बनाया है। वहाँ की कंडीशन चंद्रमा की पड़ताल करने के लिए काफी बेहतर है। टेलीस्कोप में 2 कैमरे हैं जो जर्मनी के कैंपस से दूर से कंट्रोल होंगे। यदि दोनों कैमरे चंद्रमा के सरफेस पर किसी भी असामान्य घटना को पकड़ लेते हैं तो यह देखने के लिए इस टेलीस्कोप को जल्दी से वहां पर जूम कर देंगे। चंद्रमा पर किसी अजीब घटना या किसी एरोप्लेन या कोई सैटेलाइट या फिर अभी अभी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने वाले छोटे मीटराइट की लाइट के बीच अंतर करने के लिए कैमरों को सिखाने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। हालांकि टेलीस्कोप अपनी जांच कर रहा है। हमारे पास पहले से ही एक थ्योरी है जो चंद्रमा की सतह पर इस तरह के चमकदार गोल फ्लैश की मौजूदगी के बारे में एक्सप्लेन कर सकती है। तो चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ पृथ्वी पर समुद्रों और महासागरों के टाइड्स पर असर करता है, लेकिन पृथ्वी भी चंद्रमा को उसी तरह प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये बल केवल 32.5 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एक पॉइंट पर यह हमारे प्लेनेट के जितना संभव हो उतना करीब हो सकता है। फिर इस नजदीकी में फोर्स सबसे ज्यादा होगा। इस पॉइंट पर टाइडल फोर्सेस चंद्रमा के सरफेस में क्रैक डाल सकती हैं, जिससे इसके अंदरूनी हिस्से से गैस निकल सकती है। गैस का एक पावरफुल जेट अपने साथ लूनर डस्ट को उठा लेगा। फिर जो हम अपने टेलीस्कोप से एक ब्राइट फ्लैश के रूप में देखते हैं वह असल में धूल का एक फॉग है जो गोल है और सूर्य की रोशनी को अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इसे दूर से देखते हैं तो यह रियल में एक फ्लैश की तरह दिखता है। जैसे ही धूल उठती है हमें लगता है कि एक छोटा विस्फोट हुआ है। फिर वह फ्लैश धीरे धीरे फेड हो जाता है क्योंकि धूल बैठ जाती है। ये चीजें हर समय चंद्रमा की सतह पर होती रहती हैं। उन्हें ट्रांसिएंट लूनर फिनोमेना या क्षणिक चंद्र घटनाएं कहा जाता है। वैसे लूनर फ्लैश के अलावा बहुत सारी रहस्यमयी और अजीब चीजें भी हुई हैं। पहले 1178 में 5 भिक्षुओं ने चंद्रमा को देखने का दावा किया था कि एक सींग के आकार में होने के कारण यह ऊपरी पॉइंट से 2 भागों में अलग होना शुरू हो गया है। तभी अलग होने की जगह से आग और चिंगारी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रैगन आग की लपटों को उगल रहा हो। अगले ही पल चंद्रमा ने धड़कना शुरू कर दिया और फिर अपनी शांत पोजीशन में लौट आया। यह घटना 10 बार से ज्यादा दोहराई गई। फिर हर बार लपटों ने अलग अलग रूप धारण किया। जब यह बुरा सपना समाप्त हुआ चंद्रमा काला हो गया। तब कहीं जाकर 20वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ने इस घटना को समझाने की कोशिश की। उन्होंने थ्योरी दी कि उस समय एक बड़ा एस्टेरॉइड चंद्रमा से टकराया था। वैसे यह वही एस्टेरॉइड था जिसने 15 ब्रुकलिन ब्रिजेस जितना चौड़ा जियोडानो ब्रूनो क्रेटर बनाया। लेकिन उस केस में एस्टेरॉइड के लाखों टन टुकड़े पृथ्वी से भी टकराते। तब फिर लोगों ने एक यकीन से परे मीटियोर शावर देखी होती। यह बहुत ब्राइट होता और इसकी यादें निश्चित रूप से आर्काइव्स में होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भिक्षुओं ने जो घटना देखी उस पर सवाल उठते हैं। शायद उन्होंने किसी एस्टेरॉइड को गिरते हुए देखा था, लेकिन शायद यह केवल पृथ्वी पर गिरा हो। पर उन्हें लगा हो जैसे चंद्रमा पर वह अनहोनी घटना हो रही है।
या हो सकता है कि भिक्षु केवल कल्पना कर रहे हों। उनके अलावा इस घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। एक और असामान्य घटना, चंद्रमा पर नीली और लाल बत्तियां हैं। जब यह एक सींग के आकार का होता है तो उन्हें देखा जा सकता है। वैसे यह सबसे ज्यादा बार एरिस्टार्कस क्रेटर में होता है। फ्लैश बहुत जल्दी आता है और चला जाता है, लगभग बिजली की तरह। दरअसल यह बिजली ही है। इसके लिए टाइडल फोर्सेस भी जिम्मेदार हैं। वे चट्टानों में मैकेनिकल स्ट्रेस का निर्माण करती हैं। यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है जो नीला फ्लैश बनाती है, जिसने कई शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स को आश्चर्यचकित किया है। चंद्रमा पर स्टार बर्स्ट भी हो सकते हैं। इनका कारण सरफेस पर गिरने वाले मीटेराइट्स हैं। चूंकि चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए इनके पास आने वाले एस्टेरॉइड्स जलते नहीं हैं। बहुत अधिक वजन और गति होने के कारण वे टकराने पर विस्फोट का कारण बनते हैं। फिर यहाँ पृथ्वी पर हम इसे एक स्टार बर्स्ट के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए 13 मई 1972 को जहाँ अपोलो 14 उतरा था, उसके पास 1000 टन TNT के बराबर के प्रभाव की मीटेराइट की टक्कर हुई थी। यदि हम बहुत पहले रहे होते तो हमने चंद्रमा के सरफेस पर लगातार तेज चमक देखी होती। इस तरह के मीटियोर्स के टकराव से वहाँ के सभी क्रेटर्स बने हुए हैं। तो फिर उस आतिशबाजी की कल्पना करें जो सालों पहले हुई होगी। वैसे उनमें से बहुत से मीटेराइट काम के भी थे। वे अपने साथ पानी लेकर आए। हाँ, चंद्रमा पर पानी है। सोफिया टेलीस्कोप से स्टडी करने के बाद नासा ने इस बात को कंफर्म किया है। इसे एक एरोप्लेन पर लगाया गया था। यह पड़ताल पृथ्वी के अपर एटमॉस्फेयर से की गई थी। इतनी ऊंचाई पर शुष्क हवा ने टेलीस्कोप को छोटी से छोटी डिटेल को भी देखने की सुविधा दी। चंद्रमा के पोल्स पर क्रेटर्स में पानी होगा। इन जगहों ने कभी रोशनी नहीं देखी और हो सकता है कि वहाँ का पानी बर्फ से ढका हो, लेकिन सोफिया को चांद पर सूरज की रोशनी वाली सतह पर पानी मिला। बेशक यह केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं जो धूल की परतों में मौजूद हैं, लेकिन ये यहाँ है। लेकिन अगर हम यह सारा पानी इकट्ठा कर लेते तो हमें इसका बहुत कम हिस्सा मिलेगा। इसकी तुलना में सहारा रेगिस्तान में चंद्रमा से लगभग 100 गुना अधिक पानी है। लेकिन अभी भी वहाँ एक और भी असामान्य घटना घट रही है। चंद्रमा वास्तव में जंग खा रहा है, बिल्कुल पुराने मेटल के टुकड़ों की तरह। जंग लगने के लिए हमें आयन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चंद्रमा की मिट्टी में काफी आयन है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। कुछ पानी भी है। पहली का आखिरी टुकड़ा ऑक्सीजन है। हर कोई जानता है कि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और हम वहाँ सांस नहीं ले सकते, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी मौजूद है। सोलर विंड उसे वहाँ ले आई। हमारे गर्म तारे से हवा बहुत तेज गति से चलती है। यह हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्सों से ऑक्सीजन को खींच लेती है और इसे अंतरिक्ष के माध्यम से आगे ले जाती है। आखिर में हवा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ चंद्रमा तक पहुंचती है। देखा, जंग के लिए सभी सामग्रियां वहां पर हैं और चंद्रमा के सरफेस पर आयन ओर लाल रंग का होने लगता है। यदि यह प्रोसेस काफी देर तक चलता रहा तो थोड़े समय बाद भविष्य में चंद्रमा मार्स की तरह दिखाई देगा। यह ऑरेंज रेड हो जाएगा। हाँ, मार्स का सिग्नेचर कलर ठीक उसी जंग से आया है जो हजारों और हजारों साल पहले वहाँ शुरू हुआ था, जब पानी से भरी नदियां और समुद्र थे और ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर था। चंद्रमा पर देखी जा सकने वाली दूसरी अजीब चीजें भी हैं, जिनको इंसानों ने वहाँ छोड़ दिया है। 1969 और 1972 के बीच अपोलो अभियान के हिस्से के रूप में 12 लोगों ने चंद्रमा का दौरा किया। कुल मिलाकर 6 लैंडिंग साइट्स हैं, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने काफी सारा सामान पीछे छोड़ा है। कुछ दर्जन सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट के अलावा जो चंद्रमा पर गिरे थे या धीरे धीरे उतरे, एक लूनर रोवर, यूनाइटेड स्टेट्स के झंडे, एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली फोटो और यहाँ तक कि 3 गोल्फ बॉल्स भी हैं। वैसे चंद्रमा पर जाने वाले पहले 2 लोग अपने पीछे ढेर सारा सामान छोड़ आए। फिर जब वे घर जाने वाले थे तो अपने साथ मिट्टी के ढेर सारे नमूने और पत्थर ले गए और यह सब ले जाने के लिए उन्हें ल्यूनर मॉड्यूल पर सभी गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना था। टीवी कैमरा, सैंपल कलेक्ट करने वाले टूल्स, साइंस इक्विपमेंट और यहाँ तक कि सीटों के आर्मरेस्ट भी। एस्ट्रोनॉट्स पूरे 8 मिनट तक लूनर मॉड्यूल के बाहर खड़े रहे और गैर जरूरी चीजों का एक पूरा पहाड़ बाहर फेंक दिया। यदि आप उन सभी वस्तुओं और मलबे को इकट्ठा करें जिन्हें 12 एस्ट्रोनॉट्स ने वहां छोड़ा था और उन्हें तराजू पर रखें, तो यह लगभग 199 टन दिखाएगा।
यह 3 भारी आर्म्ड टैंक या 3 बड़े यात्री विमानों की तरह हैं। अजीब है, लेकिन सच है।